हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। आज आप सभी के बीच एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन एक्चुअली समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट, दैट इज़ असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने, जिसमें कि आज हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ दूंगा क्लूज़, जिससे कि आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अपने टर्म वन एग्जामिनेशन में हर एक सब्जेक्ट के असर्शन रीज़न क्वेश्चंस को इजीली समझने और उसके आंसर्स को रिस्पॉन्ड करने में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे असर्शन एंड रीज़न क्वेश्चंस में जो दो बेसिक वर्ड हम सभी बार बार बोलते हैं उनकी मीनिंग के साथ। एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने असर्शन एंड रीज़न की मीनिंग को जानने की कोशिश की ही नहीं होगी आज तक। शायद इसीलिए आप सभी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इनको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि असर्शन की मीनिंग क्या है। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट सेज यू स्ट्रांगली बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। यानी आपको क्लियरली बता दिया गया कि जो असर्शन का स्टेटमेंट होता है ये आपको एक ऐसे फैक्ट की तरफ इशारा कर रहा होता है जो आपको स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाता है कि जो स्टेटमेंट में लिखा गया है वो एकदम से सच है। दैट इज कॉल्ड असर्शन। नेक्स्ट आता है रीजन। एंड रीजन कोई टफ वर्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर रीजन का वो थोड़ा सा टिपिकल है बाय मीन्स ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर द असर्शन। यानी जो आपको फैक्ट या फिर स्टेटमेंट बताया जाता है असर्शन के अंदर में उसका एक करेक्ट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन दिया जाता है स्टेटमेंट रीजन के अंदर। तो ये दो वर्ड हैं आपके असर्शन एंड रीजन, जिसकी मीनिंग को पहले तो आपको अपने दिमाग में रखना होगा जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं और बेटर वे में। नाउ अब हम बात करेंगे उन ऑप्शंस की जो हमारे क्वेश्चन पेपर में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिलने वाले हैं। आमतौर पर वो चार ही ऑप्शंस हमें मिलेंगे। वैसे हम सब जानते हैं कि हमारे पेपर में चार ही ऑप्शंस होने हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ पांच ऑप्शंस की। इसलिए नहीं कि पेपर में पांच ऑप्शंस मिलेंगे, बल्कि इसलिए कि वो चार ऑप्शन जो मिलेंगे वो इन पांच में से ही कोई होंगे। तो पहला जो आपका ऑप्शन अवेलेबल होगा वो ये होगा कि जो दोनों स्टेटमेंट है यानी असर्शन के और रीज़न के, ये दोनों ही ट्रू हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रीज़न वाला स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है आपके स्टेटमेंट ए यानी असर्शन का। तो ये हो गया आपका पहला एक पर्टिकुलर ऑप्शन जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि इसी के बेस पर आप तय करते हैं कि आपका स्टेटमेंट कैसा है कैसा नहीं। नेक्स्ट आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल ए से मिलता जुलता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जबकि रीजन जो है वो ए को सपोर्ट नहीं करता है। तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो ये हो गई दो चीज़ें अब तक। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। देखिए, थर्ड ऑप्शन है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो अब इसमें हमने ये रखा कि ए आपका सही स्टेटमेंट है लेकिन रीजन जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। चौथा ऑप्शन है आपका असर्शन यानी ए फॉल्स है जबकि रीजन यानी आर सही है। और इन सब के बाद पांचवा जो बहुत रेयर है बट पॉसिबल है, दैट इज बोथ यानी असर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही गलत हैं। तो ये कुछ पांच प्रोबेबल आपके ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन की तरफ, जो कि है वो स्टेप्स जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फॉलो करने हैं। पहला स्टेप जो मेरी तरफ से मैं देना चाहूँगा वो ये है,
आप पहले तो कैटेगराइज करेंगे अपने दोनों ही स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ करके अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कि क्या वो सही है या गलत, मतलब ट्रू और फॉल्स। यानी मेरी तरफ से सजेशन मैं देना चाहूँगा कि आप जैसे स्टेटमेंट को पढ़िए, तुरंत पेपर में टी या एफ लिख लीजिए। अपने पेपर को आपने स्टेटमेंट को पढ़ा, वहाँ पर टी से सिम्बलाइज कर लीजिए या फिर एफ से सिम्बलाइज कर लीजिए, सो दैट कि आपको याद रहे, आपको पता रहे कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। दूसरा आपके लिए जो स्टेप है वो ये होना चाहिए कि वेरीफाई करिए। आपने ट्रू फॉल्स पता लगा लिया है तो आप वेरीफाई करिए वेदर द स्टेटमेंट गिवन इन आर, यानी जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका, वो क्या करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इलाबोरेट या सपोर्ट कर रहा है आपके स्टेटमेंट ए को। तो ये दो बातें आप जब जान लेते हैं तो आप अपने आंसर्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। नाउ, इससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और साथ ही में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमें चूज़ करने के समय ध्यान रखने होते हैं कि हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा चुनना है। तो ये है पहला आपके लिए क्लू या टिप्स, जैसा आप समझ सकते हैं इसको, कि इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स यानी ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं, आपने ट्रू और फॉल्स में जज कर लिया कि दोनों ही क्या हैं, करेक्ट हैं, देन द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ईदर ए और बी। तो जैसा आप जानते हैं चार ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं तो यानी आपका ऑप्शन ए हो सकता है या ऑप्शन बी। सी या डी की तरफ आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे केस में, क्योंकि ऐसे केस में आपका या तो आंसर ए ही बनेगा या तो बी ही बन सकता है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है क्लू कि अगर इफ एनी ऑफ द टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दोनों में से एक भी अगर कोई गलत या फॉल्स स्टेटमेंट है, द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी ईदर सी और डी। तो अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी दो में से एक भी कोई स्टेटमेंट गलत है तो आपका ऑप्शन सी या तो डी ही निकल सकता है, ए और बी में से होने के कोई चांसेस फिर नहीं होते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है लेकिन वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, बट बहुत रेयर केसेस में, कि जब दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट गलत होते हैं, तो ऐसे केस में ऑप्शन नंबर 5 ही आपका सही जवाब बन सकता है। नाउ अब हम 5 एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं उन सभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पेपर में हमको मिल सकते हैं। तो पहला है आपका क्वेश्चन असर्शन का स्टेटमेंट के साथ कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है आपका ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक। तो आप देख पा रहे हैं अब आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए पढ़ते ही हम उसको समझ कर ट्रू या फॉल्स में कैटेगराइज करें। जैसे लिखा है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं आर नॉट एज रिजिड एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, तो बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि ऐसा ही हमने पढ़ा है एज अ साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल रिजिड नहीं होते हैं। और रीजन में लिखा है ह्यूमन बिहेवियर इज नेवर स्टैटिक। अगर स्टेटमेंट को ध्यान दे तो ये भी बिल्कुल सही कहा है कि ह्यूमन का बिहेवियर कभी भी एक जैसा नहीं रहता, नेवर स्टैटिक। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ये हमने समझ लिया है। अब हमें जानना है कि क्या ऑप्शन हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या जानना होगा कि जो दूसरा स्टेटमेंट है रीज़न, क्या वो असर्शन के उस फैक्ट या उस बात को ट्रूली सपोर्ट कर रहा है या उसका वो रीज़न है। तो आप जानते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अगर रिजिड नहीं है तो उसके एक्सप्लेनेशन में ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये बोलना पड़ता है क्योंकि एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं पर्सन टू पर्सन। तो इस तरह से ये बातें इसमें बोली जाती है, तब कहलाता है कि रिजिड नहीं होता है। और जबकि ह्यूमन बिहेवियर स्टैटिक नहीं होता, ये सही तो बात है, लेकिन ये किसी भी एंगल से इस पहले स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं आपका आंसर क्या बना, कि दोनों स्टेटमेंट ए और आर क्या है, सही हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है हमारे ए के स्टेटमेंट को। इस तरह से हमने इसका करेक्ट ऑप्शन चुना है, जो कि चार में से ऑप्शन ए ही होगा इस तरह के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ सेकंड एग्जांपल है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। और दूसरा स्टेटमेंट यानी रीजन का स्टेटमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला हमने पढ़ा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं या एक्सेप्टेड होते हैं, यानी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स एंड साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिजनेस और नॉन बिजनेस, उसके अलावा लार्ज या स्मॉल या मीडियम साइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये लागू होता है, और बिल्कुल सही जवाब है।
तो अगेन दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही हैं। तो अब बात आती है सिर्फ इतने पर कि क्या ये रीज़न का स्टेटमेंट हमारे पहले स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी बोला जाता है, उसका रीज़न या लॉजिक बिल्कुल यही होता है, क्योंकि ये हर एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन में और हर साइज़ के ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली एप्लीकेबल होता है। तो ये एग्जैक्ट वो रीज़न बनता है। तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या बनेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट यानी ए और आर सही हैं, और साथ ही साथ रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है आपके ऑप्शन स्टेटमेंट ए का। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का आंसर चुन सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड रीजन है अ मैनेजर शुड असाइन मिनिमम अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दो में से जो पहला स्टेटमेंट है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो नो डाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपने पढ़ा है, तो आप जानते होंगे कि ये बिल्कुल सही बोला गया है, एक सही स्टेटमेंट है। अ मैनेजर शुड असाइन मिनिमम अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी प्रिंसिपल में जब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बात मिनिमम अथॉरिटी की कहीं नहीं बोली गई है, बल्कि सफिशिएंट अथॉरिटी की बात कही गई है कि जिसकी वजह से आपको दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने टाइम पर पूरा कर सके। तो सफिशिएंट अथॉरिटी ना कि मिनिमम अथॉरिटी, यानी ये जो वर्ड है ये गलत तरीके से यहाँ पर लाया गया है, और जिस वजह से ये सपोर्ट नहीं करेगा। यानी पहली बात तो ये स्टेटमेंट हो गया एक फॉल्स स्टेटमेंट। तो एक ट्रू और एक फॉल्स, जब एक ट्रू और एक फॉल्स है तो आपका ऑप्शन ए अभी नहीं हो सकता, मैंने पहले भी सजेस्ट किया था। तो या तो आपका आंसर बनने वाला है सी या तो बनेगा डी। तो देखिए इसका आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ असर्शन यानी ए का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और जो रीज़न का स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो ये चुनना थोड़ा ज़्यादा ही आसान लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू एक्शन, एंड सेकंड स्टेटमेंट है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स। नाउ दोनों स्टेटमेंट्स को अगर हम फिर ध्यान से पढ़ें तो देखिए क्या समझ में आता है। तो पहले तो कहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। अगर बहुत बारीकी से पढ़ें तो ये स्पेसिफिक गलत वर्ड यूज़ किया गया है, जनरल गाइडलाइंस है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ना कि स्पेसिफिक। यानी ये एक स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। और दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम, और बिल्कुल सही बोला गया है, ऐसा ही है। कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम के लिए। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको इम्प्लीमेंट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन तलाशना होगा। तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि यहाँ भी ऑप्शन आपका ए या बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो आपके सामने है करेक्ट आंसर इसका कि असर्शन ए इज फॉर इज ट्रू। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन में। तो स्टेटमेंट है पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली सर्टेन, और दूसरा है द फ्यूचर हैपनिंग्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड इजीली। तो दो स्टेटमेंट फिर आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम फिर से पढ़ते हैं ध्यान से तो लिखा है बिजनेस एनवायरनमेंट जो है लार्जली सर्टेन, एकदम तय होता है कि क्या होने वाला है, और ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी सर्टेन नहीं होता, ये हमेशा बोला गया है अनसर्टेन होता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज पर डिपेंड होता है। और फ्यूचर हैपनिंग्स इन द बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड इजीली, एंड अगेन गलत है। इसको कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को आप आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, और इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट केस ऑफ असर्शन रीजन क्वेश्चन। तो आंसर अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो जरूर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो यही है वो आपके कुछ टाइप्स या एग्जाम्पल्स 5 तरह के असर्शन रीजन क्वेश्चंस के जो आपके पेपर में मिल सकता है। और मैंने कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए किस तरह से असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ सही कर सकते हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है आप सभी को अपने एग्जामिनेशन के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।